Hello everyone, welcome to my history class. Dear students, today we will start class 11th, chapter 1st, writing and city life. So in this chapter, we will know how the writing begins, what were the requirements of writing, and how the city life developed in Mesopotamia, that is now a part of Iraq. Dear students, we all know that invention is the mother of necessity. When we need something, जब हमें लगता है कि किसी चीज़ की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, then we source the thing. जब भी हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. कुछ प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग वगैरह के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन द एंशिएंट टाइम के जो रिटन मटेरियल की जिसको नीड थी, सो दैट राइटिंग इंट्रोड्यूस होती है. सो वी विल रीड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. City life began in Mesopotamia. Mesopotamia. Meaning of this land is, you can see, the name Mesopotamia is derived from the Greek words Mesos, meaning middle, and Potamos, meaning river. It means two rivers के middle में, the part which lies between two rivers, the land between the Euphrates and the Tigris rivers, that is now part of the Republic of Iraq. So you can see this map. Check. This is river Tigris and Euphrates, and the part between these two rivers, this is called Mesopotamia, जो आज इराक का एक पार्ट है. क्लियर? ये आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे. सो एंड दीज आर द मेन सिटीज़. ये जो रेड आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, मेन सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. Let's continue. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. So Mesopotamian civilization की जो स्पेशलाइजेशन क्या थी, स्पेशल चीज़ें क्या थी? फर्स्ट, इट्स प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी कैसे होती है? वी ऑल नो, जो रिवर के आसपास का एरिया होता है, कोस्टल एरिया जितना भी होता है, वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, एंड प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होगा? डेफिनेटली रिचनेस होगी. सिटी लाइफ, सो जब अबंडेंस में सरप्लस प्रोडक्टिविटी होती है, देन उनको ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद मार्केट होती है, एंड देन सिटी डेवलप होती है. इट्स वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर. लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह लिटरेसी राइटिंग्स जो इंट्रोड्यूस होती हैं मेसोपोटामिया में. इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. मैथमेटिक्स के बारे में एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इसके लिए ये ज़्यादा फेमस है. मेसोपोटामियाज राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन. अगर हम मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम है वो स्प्रेड होता है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BCE. 2000 BCE के बाद वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ये. सो दैट द किंगडम्स ऑफ दैट एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर. डेफिनेटली अब वहाँ पे सब, अगर राइटिंग से इंट्रोड्यूस हो गई थी वहाँ पे, सबको राइटिंग के बारे में पता था, तो वो एक दूसरे को राइट करते होंगे, लिखते होंगे, लेटर सेंड करते होंगे, इंफॉर्मेशन सेंड करते होंगे, एंड टू द फेरो ऑफ इजिप्ट. एंड कहाँ तक? इजिप्ट के दायरे तक. इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया. किस स्क्रिप्ट ने? मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी उसके साथ. हेयर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड राइटिंग. अब हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे, सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच में
क्या कनेक्शन है। एंड देन लुक एट सम आउटकम्स ऑफ अ सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह राइटिंग जो है वो कंटिन्यू होती है एंड क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ सी डिस्कशन। अभी हम नीचे जो देखेंगे ना अर्बनाइजेशन, साउथ का जो अर्बनाइज्ड एरिया है बेबीलोनिया जिसे बोलते हैं, वो कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड़। सो उसे क्या बोलते थे, सुमेर एंड अक्कड़ के नाम से जानते थे। आफ्टर 2000 BCE व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी। बेबीलोन 2000 BCE के बाद बेबीलोन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिटी बन जाती है। बेबीलोनिया जो है वो सदर्न रीजन के लिए यूज़ किया जाता था। ये वर्ड, द टर्म बेबीलोनिया was used for the southern region. From about 1100 BCE, when the Assyrian established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. जब असीरियन अपना किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं तो उस एरिया को किस नाम से डिनोट करते हैं, असीरिया। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन। सुमेर जगह का नाम है तो उस लैंग्वेज का नाम क्या रखा उन्होंने, सुमेरियन। इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकेडियन अराउंड 2400 BCE व्हेन अकेडियन स्पीकर्स अराइव्ड। जब उस एरिया में अकेडियन स्पीकर पहुंचते हैं तो जो सुमेरियन लैंग्वेज थी वो अकेडियन लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाती है। दिस लैंग्वेज फ्लॉरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम। अलेक्जेंडर के टाइम तक ये सेम लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस रहती है, यही चलती है। 336 से 323 BCE का टाइम था अलेक्जेंडर का टाइम, विद सम रीजनल चेंजेस अकरिंग। डेफिनेटली कुछ रीजनल जो हैं चेंजेस हुए होंगे, रीजनल लैंग्वेज होंगी कुछ डिफरेंट एरियाज में। फ्रॉम 1400 BCE अरामीक ऑल्सो ट्रिकल्ड इन। 1400 BCE के बाद अरामीक लैंग्वेज भी इसके साथ ही साथ चलती है। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हेब्रू। ये जो अरामीक लैंग्वेज है ये हेब्रू के सिमिलर है, जो आज भी कुछ पार्ट्स में, इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BC। 1000 BC के बाद बहुत ज़्यादा बोली जाती थी और आज भी बहुत पार्ट्स में बोली जाती है। दिस ब्लू पोर्शन इन फुल बुक, जो ये ब्लू पोर्शन है इसमें आपको ये नॉलेज होगी, इसमें आपको ये रिकॉर्ड पता चलेगा कि ये जो हिस्ट्री हमने ये राइटिंग और सिटी लाइफ की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को जो रिकंस्ट्रक्ट किया है वो कहाँ से किया है, उसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं, कौन कौन सी राइटिंग्स या किन बुक्स से हमें इन सब के एविडेंस कलेक्ट हुए हैं। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन द 1840s। आर्कियोलॉजिकल वर्क जो है वो 1840s में स्टार्ट होता है। एट 1 or 2 साइट्स इंक्लूडिंग उरुक एंड मरी, जो मेन सिटीज़ थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, मेन सिटीज़ हैं दोनों। एग्जीक्यूशंस कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स, काफ़ी डिकेड्स, कई सालों तक, डिकेड होता है 10 ईयर का, कई डिकेड्स तक चलती रही। नो इंडियन साइट हैज़ एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। आज तक किसी भी इंडियन साइट पे इतने लंबे प्रोजेक्ट नहीं चले हैं जितने लंबे प्रोजेक्ट वहाँ पे चले हैं। Not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools, and seals as sources, there are thousands of written documents. Like in smaller junior classes, you have read about the Harappan civilization of Indian subcontinent. There are some written part available, but we are not able to understand those writings. But in the case of Mesopotamian civilization, we deciphered the language. Decipher mean होता है we can read out. So we understood, we read out that language and हमारे पास थाउजेंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जिससे हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, उनके लाइफस्टाइल, उनके कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी ट्रेड, ऑल जितने भी उनकी प्रैक्टिसेस थी सबके बारे में हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी हो गया था।
Mesopotamia was important to Europeans because of reference to it in the Old Testament. ओल्ड टेस्टामेंट में एक रेफरेंस दिया गया है, एक माना गया है, उनके बिलीव्स हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो मेसोपोटामिया से ही है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, बाइबल के जो फर्स्ट पार्ट में ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें गिवन है, फॉर इंस्टेंस द बुक जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर। शिमर को जो ओल्ड टेस्टामेंट उसमें शिमर का को रेफर किया है, मीनिंग सुमेर, एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़। तो उनका इसका जो जिक्र है शिमार से उन्होंने सुमेर को माना है। इट मीन्स उनका ओरिजिन यहाँ है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड। एंसेस्ट्रल वो उनकी पूर्वजों की ज़मीन है। ये यूरोपियन जितने भी ट्रेवलर्स और स्कॉलर्स हैं वो यही बिलीव करते थे। एंड व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगिन इन द एरिया देयर वाज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। और जैसे आर्कियोलॉजिकल वर्क वहाँ पे स्टार्ट होता है तो एक लिटरल ट्रूथ ओल्ड टेस्टामेंट का वहाँ पे क्लियर हो जाता है। व्हाट वाज इट? सी दिस, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड वॉज, देखो बाइबल में एक ओल्ड टेस्टामेंट ऐसे रिटन है, कहा गया है कि जब फ्लड आने वाली थी पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो गॉड ने चूज़ किया था एक पर्सन को, नोहा जो थे उनको चूज़ कर लिया था। और ये क्या करने के लिए कि वो अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। सो गॉड ने नोहा को चूज़ किया एंड टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड। तो गॉड उनको ड्रीम में आए, गॉड ने चूज़ किया, नोहा को बताया कि आपको एक बड़ी सी बोट बनानी है और सभी स्पीसीज का एक एक पेयर लेके और अपनी फैमिली को लेके आपको जो फ्लड होगी उससे दूर डिस्टेंट एक लैंड पे जाके जहाँ पे भी आपको लाइफ अवेलेबल हो वहाँ पे आपको पहुँचना है और लाइफ को अर्थ पे बनाए रखना है, कंटिन्यू करना है। सो उन्होंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया। नोआ बिल्ट अ ह्यूज बोट एन आर्क, एक आर्क शेप की उन्होंने बड़ी सी बोट बनाई। ही टुक अ पेयर ऑफ ईच ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन बोर्ड द आर्क। आर्क वो जो बोट का आर्क शेप जो बोट उन्होंने बनाई थी, इस बोट आर्क के ऊपर उन्होंने सभी स्पीसीज एनिमल्स और बर्ड्स की रखी। विच सर्वाइव्ड द फ्लड, जो फ्लड से सर्वाइव कर पाए। देर वॉज अ स्ट्रिकिंगली सिमिलर स्टोरी इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन, सेम स्टोरी मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं उनके नेम थोड़े डिफरेंट हैं। वेयर प्रिंसिपल कैरेक्टर कॉल्ड जीवसुद्रा और उत्नपिष्टिम, जो नोहा है, यहाँ पे बाइबल में नोहा कैरेक्टर है और वहाँ पे जीवसुद्रा जो हैं वो मेन कैरेक्टर हैं। From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. Mid-19th अगर सेंचुरी की बात करें 1850s 40s 50s का जो टाइम था, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस वो अपने एंशियंट पास्ट को मेसोपोटामिया में ही ढूंढ रही थी। In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible. अब 1873 में एक न्यूज़पेपर ने फंड्स रिलीज़ किए, उन्होंने इसके एक्सपेंडिचर को उठाया, अपने हाथों में लिया, उन्होंने पैसे दिए किसके लिए कि वो जो टैबलेट्स हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स थी रिटन रिकॉर्ड की, उनमें वो टैबलेट ढूंढो जिसमें जो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट वाली स्टोरी है वो सेम स्टोरी वहाँ पे है। बाय द 1960s 1873 से 1960s तक इट वॉज इन अंडरस्टूड, बहुत कुछ उन्होंने सारा का सारा सर्च किया और ये समझ में आ गया कि ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं, ऐसी कोई जो बातें कही गई हैं ना वो सच नहीं है। इट वॉज अंडरस्टूड दैट द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट वर नॉट लिटरली ट्रू, ये रियल में सच नहीं है, but may have been ways of expressing memories about important changes in history। हाँ, कुछ मेमोरीज को वो
जो हिस्ट्री में हमारे जो चेंजेस हुए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये हेल्पफुल हैं। ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स बिकेम फार मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड। सब जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक थी वो और ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा अगर हम कहें टूल्स उनके पास हो गए थे, एंड रिफाइंड मेन ज़्यादा प्योर हो गई थी, इंक्लूडिंग रिकन्स्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एस्टेब्लिशिंग द लिटरल ट्रूथ ऑफ बाइब्लिकल नरेटिव्स रिसाइडेड इनटू द बैकग्राउंड। सो उन्होंने हिस्ट्री की, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को भी वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट किया। लिटरल ट्रूथ जो भी बाइब्लिकल नरेटिव था उसके लिटरल ट्रूथ को भी उन्होंने बैकग्राउंड में लोगों को बताया। मच ऑफ वॉट वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन दीज लेटर स्टडीज़। उसके बाद जो स्टडीज़ हुई ना, उसके बाद की, पहले जो बिलीव्स थे उनके अकॉर्डिंग नहीं है हमारे इस चैप्टर में। वी विल रीड आफ्टर द स्टडीज़, जो स्टडी करने के बाद उन्होंने जो जिस थ्योरी को फॉलो किया। सो दिस इज़ द मैप, यहाँ पे आपको दिख रही हैं बेबीलोन, उरुक और मरी, ये जो मेन 4 सिटीज़ हैं। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया लाई कहाँ पे करता है, कैसी इसकी ज्योग्राफी है। इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है। इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स, अंडुलेटिंग होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे, एक तो बिल्कुल ऐसा प्लेन होता है जिसमें कहीं भी एलिवेटेड एरिया नहीं होता, ये अंडुलेटेड होता है जिसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एलिवेटेड ऊपर उभरा हुआ सा होता है एरिया। ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स। सो ग्रेजुअली जब वो बढ़ता है, देखो पहले तो अंडुलेटिंग प्लेन है जहाँ थोड़े थोड़े उबड़ खाबड़ से हैं, बट फिर उसके बाद जब वो माउंटेन्स तक जाते हैं तो जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे ट्रीज़ ने कवर किया हुआ है उसको, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइल्ड फ्लावर्स हैं। विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, डेफिनेटली जहाँ पे ऐसे ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ पे रेनफॉल जो है वो प्रॉपर होता है। हेयर एग्रीकल्चर बिगन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE। ये जो एरिया है यहाँ पे 7000 एंड 6000 BCE से ही एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड है। ऑल्दो मेसोपोटामिया में जो टाउन प्लानिंग राइटिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस होती हैं वो 3200 आई थिंक BCE है, उसमें इंट्रोड्यूस होती हैं, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टेपी। नॉर्थ में एक अपलैंड है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, जिसे स्टेपी बोलते हैं। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही लाइफ डिपेंडेंट होती थी, यहाँ पे एनिमल हर्डिंग से एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अबंडेंस में उनके पास होते थे। आफ्टर द विंटर रेन्स sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here। जैसे ही विंटर ख़त्म होती थी, बारिश आती थी, उस विंटर रेन्स जैसे ही ख़त्म होती उसके बाद यहाँ पे जो शीप्स और गोट थी वो ग्रासेस की और छोटी छोटी जो श्रब्स होती है ना उन सबको एंजॉय करती थी, उनके ऊपर फीड करती थी। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स। डेफिनेटली देखो अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे, ये आपको दिख रहा है ईस्ट, तो यहाँ पे टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होंगी यहाँ पे साइड में। ये क्या प्रोवाइड करती थी? सी रूट, नेचुरल सी रूट प्रोवाइड करती थी। प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। द साउथ इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग एमर्ज्ड। साउथ का जो सदर्न जो एरिया है वो डेजर्टेड एरिया था, बट डेफिनेटली दोनों रिवर के बीच में है, वहाँ पे सिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड वाटर की जो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रिवर से हो जाती हैं फुलफिल। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेट एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। डेफिनेटली इन दोनों की वजह से कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट, बहुत ज़्यादा
फर्टिलाइट एक तरह की मड होती है, एक तरह की मिट्टी होती है। व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन टू द फील्ड, फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिटेड। जैसे ही वो पानी ऊपर से नीचे आता है ना माउंटेनियस एरिया से, तो जो फर्टाइल सिल्ट होती है वो डिपॉजिट हो जाती है। यू कैन सी दिस मैप, ये डेजर्ट वाला एरिया दिख रहा है आपको नीचे, ये बेबीलोन का जो एरिया है, उरूक एंड उर। एंड बाद में ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाता है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस से। आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज़ एंटर्ड द डेजर्ट, जैसे ही यूफ्रेट इस डेजर्ट में पहुंचती है, देखो क्या होता है, रेत जो होता है ना उसमें वाटर का डाइवर्जन थोड़ा जल्दी हो जाता है, रेत जो है वो जल्दी क्या हो जाता है, वो कट जाता है, इसकी वजह से वो जल्दी से अपना रास्ता बना लेती है रेत से। दीज चैनल्स, तो क्या होते हैं, जैसे इसमें आती है तो वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स में वो कहीं कहीं अपना रास्ता बना लेते हैं। दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स एंड इन द पास्ट फंक्शनड एज इरिगेशन कैनाल्स। तो ये जो हैं ये अपने किनारों पे फ्लड, बिल्कुल गहरा पानी होता है इनमें, एंड पास्ट की अगर बात करें तो इरिगेशन के लिए, नेचुरल इरिगेशन के लिए ये काम करते थे, इरिगेशन कैनाल्स के रूप में। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड ऑफ व्हीट, बार्ले, पीस और लेंटिल्स व्हेन नेसेसरी। जब भी ज़रूरत होती थी तो पानी जो है वो इनमें इरिगेशन के लिए पानी में पहुंचा दिया जाता था। ऑफ ऑल एंशियंट सिस्टम्स दैट ऑफ द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड, इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव। अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें या उससे बाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा साउथ सदर्न मेसोपोटामिया वाला जो बेबीलोन वाला जो पार्ट है, उरूक वाला जो पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया था वो। इवन दो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। ये तो कब था, ये हाल कब था, जब वहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल भी नहीं होता था उसके इरिगेशन के लिए। Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goat that grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slopes, that is on tracts too high for the rivers to flood and fertilize। कुछ एरिया ऐसे हैं ना जो अपलैंड है, वहाँ पे रिवर की फ्लड और फर्टिलाइज सिल्ट वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड मीट, मिल्क एंड वूल इन अबंडेंस। एनिमल हर्डिंग पे वो डिपेंडेंट है। अपलैंड वाला जो एरिया, वहाँ पे ग्रास वगैरह, ग्रासलैंड जो है वो अच्छे से वहाँ पे होते थे, जिसकी वजह से वो एनिमल हर्डिंग करते थे। एंड प्रोड्यूस्ड मीट, मिल्क एंड वूल इन अबंडेंस। डेफिनेटली एनिमल अगर वो होंगे उनके पास तो ये सारे एनिमल प्रोडक्ट जो हैं वो उनके पास अबंडेंस में होंगे। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट इन समर। तो इस तरह के जो फ्रूट वहाँ पे मिलते थे, रिवर फिश जो है वो रिवर्स में होती थी। लेट अस नॉट however make the mistake of thinking that cities grew simply because of rural prosperity। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सोचें कि रूरल प्रॉस्पेरिटी थी जिससे सिटीज़ ग्रो होती हैं। नहीं, सिटीज़ जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप होती हैं, ट्रेडिंग होती है, मार्केट की नीड होती है। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट द सिटी लाइफ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिटी लाइफ बिगिन होती है, स्टार्ट होती है। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय, बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट सिटी लाइफ। जो बाकी फैक्टर्स उनके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अबाउट द सिटी लाइफ, हाउ द सिटी लाइफ बिगिन। सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। In next video we will start from next topic, the significance of urbanism. Now thank you very much and have a nice day to everyone.